हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आपको बता दें कि इसमें आज कुल 30 क्वेश्चन शामिल है, ठीक है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आप सबका वेरी ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन होगा इसी तरह से। और जो बाकी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा असर्शन रीजन का और 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टेटमेंट बेस का। और हर टॉपिक इसमें कवर है। आज के सेशन में अधिकतर क्वेश्चन लिया गया मशीन लर्निंग, एआई, है ना, एडवांस जो लेवल क्वेश्चन का है यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आपको बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर्स के नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के होम पेज पर जाएं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी आपके पास बहुत टाइम है जूनियर असिस्टेंट के लिए भी और एजीटीए के लिए भी। आप सब नोट्स को कई बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत आप सबको यूनिक मिलेगा, आप सबको बहुत अलग नोट्स मिलेगा, एकदम अपडेटेड नोट्स हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के सुपरवाइज लर्निंग मॉडल के संदर्भ में सही है। तो मेन बात है ये आपका सुपरवाइज लर्निंग है ना। मशीन लर्निंग 3-4 प्रकार के आपको बताए थे ना। एक था सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, है ना, और इन्फोर्समेंट। ये सब मशीन लर्निंग के प्रकार है ना। तो सुपरवाइज में आप सबको बताए थे कि इसमें लेबल डेटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसमें डेटा को इनपुट आउटपुट के लेबल के साथ प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो बाकी देखिए, बिना लेबल डेटा अनसुपरवाइज होता है, ठीक है। और केवल ग्राफिक्स से तो होगा नहीं, तो इसका जो बेस्ट आंसर कौन सा, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है सेम उसी प्रकार से आप सबका क्वेश्चन सेट किए हैं, ओके। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग वह मशीन लर्निंग तकनीकी है जिसमें मॉडल को पहले से लेबल किए गए डेटा से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह भविष्य में नए डेटा के लिए सही भविष्यवाणी कर सके। तो कुल मिला के आप सब याद कर लीजिए, सुपरवाइज लर्निंग में किसका प्रयोग किया जाता है, लेबल डेटा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे अधिक फॉल्ट टॉलरेंस माने जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस किसको माना जाता है, मेश टोपोलॉजी को, ठीक है। आप सबको कई प्रकार के टोपोलॉजी है ना, आप सबको वीडियो में बताए हैं, आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देख लें। हम इतना तो गारंटी के साथ कह सकते हैं, यदि आप जितने भी यूपी जीके का और कंप्यूटर का जो प्ले लिस्ट है आदि आप पूरा देख लेते हैं तो 14-15 तो इतना क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है। इतना तो दावा है, केवल आप सब यहाँ से कर सकते हैं प्ले लिस्ट से, ठीक है। अगर आप नोट्स के साथ करते हैं तो आप सबको कोई प्रकार की दिक्कत होगा नहीं, डाउट एकदम नहीं होना नोट्स से, ठीक है। एकदम नोट्स 2-3 बार पढ़कर जाइए, एकदम बेफिक्र होकर पेपर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबका आंसर क्या होगा, डी, मेश टोपोलॉजी। देखिए, मेश टोपोलॉजी क्या होता है। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइसेस से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि एक लिंक फेल हो जाए तो डेटा अन्य रूट से पहुंच सकता है, इसलिए सबसे अधिक फॉल्ट टॉलरेंस टोपोलॉजी मानी जाती है। मतलब एकदम एक दूसरे से एकदम अटैच होता है, ठीक है। यदि मान लेते एक रूट ख़राब हो जाए तो भी दूसरे रूट के माध्यम से डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक इसमें होता है मेश टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आप सबके लिए आसान है। वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या है। आप सब जानते हैं जैसे हमारा रैम है ना। तो अगर ये हमारा रैम भर जाता है तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, इसका थोड़ा पार्ट ले लेता है काम चलाने के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो इसका आंसर होगा कि रैम से अधिक डेटा प्रोसेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। ये होता है वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी के दृष्टि से थोड़ा इसका जो प्रोसेस होता है ना कम होता है कि तेज होता है, कम हो जाता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक है जो हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह प्रयोग करती है।
ताकि सिस्टम रैम की सीमा से अधिक डेटा को प्रोसेस कर सके। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा संचार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ सुरक्षित भी लिखा है ना, और कहाँ पर वेब ब्राउज़र की बात किया गया। SMT मत लिखिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ SMTP होता तो बहुत लोग तो यही लगा देते, ये ईमेल के लिए होता ना कि वेब ब्राउज़र के लिए। ठीक है, तो ये देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन ये सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित होता है इसका बड़ा भाई HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं HTTPS का पूरा नाम आप सब याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम इसका फुल फॉर्म पूछा था जूनियर असिस्टेंट के पेपर में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, वहाँ पर पूछा था कि इसमें जो यस लगा, यस का मतलब क्या है, तो यस का मतलब क्या, सिक्योर। एक इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है जो SSL या TLS का प्रयोग करता है। ध्यान देना, एक इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है SSL या TLS। यह वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यदि एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा रेडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की समस्या है तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मशीन लर्निंग से ये सब जो कीवर्ड्स है ना पूछा जाता है। तो जो इनकंसिस्टेंसी की जो समस्या होती है ना, इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग ना करना। इसका पूरा नाम याद कर ले, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। ये यहीं से क्वेश्चन ही है, DBMS डेटाबेस से क्वेश्चन लिया गया है। देख लेते हैं कि DBMS का प्रयोग ना करना, DBMS का प्रयोग ना करने पर डेटा बार बार रिपीट हो सकता है, जिसको बोलते हैं रेडेंसी, है ना। और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में होने से इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है। DBMS इन समस्या को नियंत्रित करता है ना, कि डेटा को बार बार रिपीट ना हो, है ना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में ना जाए। ये सब मैनेजमेंट कौन करता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यूनिक कोड का प्रयोग क्यों किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मल्टी लैंग्वेज करेक्टर कोडिंग करने इसका प्रयोग किया जाता है ना, जब मल्टी लैंग्वेज करेक्टर को कोडिंग करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, यूनिक कोड। अच्छा देखिए, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ लिखा यूनिक कोड, यूनिक मतलब एक कोड, है ना, लेकिन यहाँ आंसर में क्या है, मल्टी लैंग्वेज। तो बहुत लोग इस ऑप्शन को चाह कर भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको अपोजिट लगते हैं। आंसर क्या बनेगा, सी। यूनिकोड एक मानकीकृत कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो विश्व की लगभग सभी भाषाओं के अक्षरों और प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें लगभग 1 लाख से प्लस कैरेक्टर शामिल है यूनिकोड में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम, देखिए आपको बताया था ना, हर टॉपिक को रखा गया, एल्गोरिदम में भी रखा गया, मशीन लर्निंग भी रखा गया ना, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का प्रतिस्थापन है जो अधिक सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो इसका ये पूरा नाम लिखा है DES मतलब डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, AES, ये ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, AES का मतलब, इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को DES की तुलना में अधिक सुरक्षित और तेज माना जाता है। यह 128 बिट्स, 192 बिट्स और 256 बिट्स की कुंजियों पर आधारित है। ये याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बायोस का मुख्य काम क्या होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका जो मुख्य काम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। मतलब जब आपका कंप्यूटर बूटिंग होता है ना, तो कौन एक्टिव होता है, बायोस। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
कंप्यूटर के बूट होने पर हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। कौन शुरू करता है? बायोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सेवा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और रन करने की अनुमति देता है? ध्यान देना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाना और रन करने की सेवा कौन प्रदान करता है? ए है पास। पास का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, है ना। सास का पूरा नाम क्या होगा? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन बनाना और प्रशिक्षण करना और होस्ट करना, इसके लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग आदि शामिल है। इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वांटम सुप्रीमेंसी का अर्थ विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में क्या है ना? क्वांटम सुपरमेसी का अर्थ कंप्यूटर विज्ञान में, इसका मतलब क्या बताना? इसका मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर द्वारा किसी ऐसे कार्य को हल करना जो कि क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है? क्वांटम सुपरमेसी के अंतर्गत। क्वांटम सुपरमेसी वह स्थिति है जब क्वांटम कंप्यूटर कोई ऐसा कार्य हल करता है जिसे पारंपरिक कंप्यूटर बहुत अधिक समय में भी नहीं कर पाता। मतलब जब जो पारंपरिक कंप्यूटर, मतलब जैसे जो कंप्यूटर अभी आप सब यूज करते हैं, ये सब पारंपरिक कंप्यूटर है ना, जब ये सब कंप्यूटर नहीं सॉल्व कर पाते बहुत अधिक समय में, तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्वांटम सुपरमेसी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ओवर फिटिंग मशीन लर्निंग में किस स्थिति को दर्शाता है? ओवर फिटिंग एक कीवर्ड आपसे पूछा जाता है बार बार। तो ओवर फिटिंग कब होता है? जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर बहुत अच्छा काम करे लेकिन अनसीन डेटा पर खराब है। मतलब ये आप सबको बहुत बार बता चुके हैं कि ओवर फिटिंग कब होता है। ओवर फिटिंग मतलब जैसे आप ट्रेनिंग पर कोई चीज़ आप रट के जाएं कि आप सब जब कोई चीज़ रट लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप सबका परफॉर्मेंस अच्छा होता है अगर आप जो रटे उसे क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन जब उससे हटकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबका हालत ख़राब हो जाता है ना, जो रटे रहते हैं। तो वही है कि मतलब जिस पर ट्रेनिंग होता है वो तो बहुत अच्छा उस पर काम करता है, लेकिन जब बिना ट्रेनिंग वाले पे इसका काम किया जाता है तो उसका प्रदर्शन ख़राब होता है, और इसे बोलते हैं ओवर फिटिंग। ठीक। जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतनी अच्छी तरीके से सीख लेता है कि उसमें मौजूद नॉइस को भी याद कर लेता है, जिससे वह नए डेटा पर खराब प्रदर्शन करता है ना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी तकनीक डीप लर्निंग में आमतौर पर प्रयोग की जाती है? तो डीप लर्निंग में किसका प्रयोग किया जाता है? CNN का। ये तो संक्षेप नाम आप सबको पता होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, CNN का। देखिए, CNN का पूरा नाम क्या है? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग में इमेज रिकॉग्नाइजेशन, वीडियो एनालिसिस जैसे कार्यों में प्रयोग करता है। ये मल्टी लॉयर्ड और आर्किटेक्चर पर आधारित होता है ना। अच्छा, CNN जैसे आप जब फेस लॉक लगाते हैं ना, मोबाइल पर अपना फेस लॉक लगाते हैं, तो ये किसका प्रयोग करता है? किस एल्गोरिदम का? CNN का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन यही करता है, वीडियो का एनालिसिस भी यही करता है। ठीक है, जैसे जब आप वीडियो को कोई प्लेटफार्म पर अपलोड करते हैं ना, तो तुरंत उसके संदर्भ में आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है और कुछ आ जाता है ना कि वीडियो किससे रिलेटेड है। तो ये सब जो वीडियो का एनालिसिस करता है यही होता है CNN। फोटो का एनालिसिस कौन करता है? CNN। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए किया? देखिए, ये भी एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग किया जाता है कि न्यूनतम त्रुटि प्राप्त करने के लिए मॉडल पैरामीटर अपडेट करने हेतु, मतलब है कम से कम मिस्टेक हो, इसलिए इसके लिए कौन सा एल्गोरिथम प्रयोग किया जाता है? ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है। ठीक है।
ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो मॉडल की कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है और मॉडल के वेट को इस प्रकार अपडेट करता है कि एरर घटती जाए, मतलब कम से कम एरर हो, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बैक प्रोपागेशन किस प्रकार का नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सब लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो बैक प्रोपागेशन किस प्रकार के नेटवर्क में यूज किया जाता है, न्यूरल नेटवर्क में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देखिए, बैक प्रोपागेशन न्यूरल नेटवर्क में प्रयोग होने वाली तकनीक है जिससे एरर को आउटपुट के पीछे की ओर प्रोपागेट किया जा सके और वेट अपडेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मशीन लर्निंग से भी है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में रिवार्ड फंक्शन का क्या अर्थ होता है। आप जानते हैं कि जो रिइंफोर्समेंट लर्निंग होता है ये पनिशमेंट पर आधारित होता है, रिवार्ड पर आधारित होता है ना। जैसे अब लूडो गेम खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं, ये सब किस पर आधारित है, रिइंफोर्समेंट पर, ठीक है। तो वही बोला कि जो रिवार्ड फंक्शन है ना का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि इन्वायरमेंट से प्रतिक्रिया के रूप में स्कोर करना। मतलब ये क्या कहता है, अपने आप को इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है, और उसमें फिर सुधार करता है। रिवार्ड फंक्शन एजेंट को उसके किसी एक्शन के लिए फीडबैक देती है, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, जिससे एजेंट सीखता है और सीखता है कि कौन से एक्शन लाभकारी है, कौन से नहीं, फिर उसी के अनुसार ये अपना काम करता है ना। जैसे आप सब लूडो में स्नेक वाला खेलते हैं ना, स्नेक वाला गेम खेलते हैं, कट जाता है, फिर कट के फिर वापस आ जाता है ना, ये सब इसी पर आधारित है। निम्न में से कौन सी एल्गोरिदम अनसुपरवाइज लर्निंग में प्रयोग किया जाता है, कौन सा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अनसुपरवाइज में कौन सा एल्गोरिदम किया जाता है, के मीन्स क्लस्टरिंग। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। के मीन्स एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो अनलेबल डेटा को क्लस्टरिंग में विभाजित करता है ताकि एक जैसे डेटा को समूहित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि वेंसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स का संबंध किससे है। तो डिसीजन ट्री के डेप्थ, लॉजिकल रिकग्निशन के थ्रेशोल्ड से, या कह सकते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क से। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, डीप न्यूरल नेटवर्क में ग्रेडियंट के अत्यधिक छोटे हो जाने से इसका प्रयोग होता है, ठीक है। वेंसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम तब आता है जब डीप न्यूरल नेटवर्क में ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाता है, जिससे वेट अपडेट धीमा या असंभव हो जाता है और लर्निंग रुक जाती है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम मुख्यतः एसोसिएशन रूल लर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो एसोसिएशन रूल लर्निंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एप्रियोरी का, ठीक है, ये ऑप्शन बन जाएगा एप्रियोरी का। देख लेते हैं, एप्रियोरी एक प्रकार का एल्गोरिदम है, ठीक है। तो एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछता है का प्रयोग एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई ब्रेड खरीदे तो वह अक्सर दूध भी खरीदे, है ना, मतलब एक साथ कई प्रोडक्ट। इसका प्रयोग मार्केट बास्केट एनालिसिस में होता है ना। जैसे कभी कभी कंडीशन रख देते हैं ना कि इसको खरीदना तो इसको भी खरीदना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, एक साथ दो बिकता है, कई बिकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। अच्छा, ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब है कि जो भी मशीन है, जो भी डिवाइस है ना, उसको इंसानों की जैसा सोचना समझना इस प्रकार से बनाना है ना। तो ट्यूरिंग टेस्ट ये तय करता कि क्या मशीन मानव जैसे व्यवहार कर सकती है, एक इसमें जांचा जाता है, ट्यूरिंग टेस्ट में जांचा जाता है, ठीक है।
ट्यूरिंग टेस्ट एक जांच है जिसमें ये परखा जाता है कि क्या कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है, और यदि कोई इंसान उसे पहचान नहीं पाए तो क्या वह टेस्ट पास मानी जाती है ना। इसी को टेस्ट को क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट। और नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर है और डीप लर्निंग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो डीप लर्निंग में RELU का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसका पूरा नाम आप सब याद कर लीजिए। RELU मतलब रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है जो डीप लर्निंग में सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि यह ग्रेडियंट वेनिस की समस्या को कम करता है। अब दोस्तों इसके बाद मिलेगा 5 क्वेश्चन असेसन रीजन का, ठीक है, जो कि VPO में देखा गया था। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आया था असेसन रीजन से, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट अब हो गया है। कह रहा कि डीप लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर्स लार्ज डेटा सेट्स एंड हाई कंप्यूटेशनल पावर फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। एक थोड़ा क्वेश्चन इसका हिंदी दिया कि नहीं, इसका हिंदी नहीं है, फिर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। यही एक क्वेश्चन है जो पूरा इंग्लिश में है। कह रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर लार्ज डेटा सेट एंड हाई कंप्यूटेशनल पावर फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग, है ना। तो आपको बताए थे कि जो डीप लर्निंग है ना, इसमें किसके डेटा का प्रयोग किया जाता है, ट्रेनिंग डेटा का, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें डेटा की आवश्यकता होती है, जितना डेटा आप इसमें देंगे उतना अच्छे से काम करेगा, है ना। जो भी आजकल AI आ रहे हैं ना, जो भी रोबोट्स होते हैं वो सब डेटा पर आधारित होते हैं। जितना अच्छा इसको डेटा दिया जाता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है। रीजन क्या है, कह रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स दैट लर्न कम्प्लेक्स फीचर हियरचिकली, ठीक है। तो कह रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल्स में जो होते हैं बहुत सारे लेयर होते हैं और बहुत से कठिन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बात सही है। आप जानते हैं कि जो मशीन लर्निंग आजकल आ रहे हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशन है बहुत सेकंडों में कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन क्या करता है, एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। देखिए डीप लर्निंग मॉडल्स में मल्टी लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट फीचर सीखती है। इनको ट्रेन करने के लिए मैसिव डेटा और हाई कंप्यूटिंग रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, जिससे मॉडल से जनरलाइज कर सके, है ना। कुल मिला के सबसे ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है। कह रहा कि ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचाता है, क्या बात सही है। देखिए जहाँ हमेशा हमेशा या केवल शब्द है ना, वैसे भी गलत होता है। ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा थोड़ी नहीं करता है, तो ये गलत है। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कॉस्ट फंक्शन के स्लोप के अनुसार पैरामीटर्स को अपडेट करता है। ये आपको पीछे बताए थे, ठीक है। तो ये बात सही है, जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है ना, वो कॉस्ट फंक्शन के स्लोप के अनुसार पैरामीटर को अपडेट करता रहता है। तो रीजन सही है, तो असर्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी। असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम पैरामीटर को स्लोप के हिसाब से अपडेट करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ग्लोबल मिनिमाइज तक पहुँचे। ये कई बार लोकल मिनिमम में भी फंस सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 कह रहा कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट अपने एक्शन से इन्वायरमेंट्स को प्रभावित करता है। अभी आपको ऊपर बताए थे, ठीक है, कि रेइंफोर्समेंट अपने वातावरण से सीखता है और किस पर आधारित होता है, रिवार्ड पर आधारित, पनिशमेंट पर आधारित होता है मशीन लर्निंग। कह रहा कि रेइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट सुपरवाइज लेवल डेटा का प्रयोग करता है, ये बात गलत है। सुपरवाइज डेटा थोड़ी ना इसमें प्रयोग होता है। इन्वायरमेंट से सीखता है, मिस्टेक पर, पनिशमेंट पर आधारित होता है, रिवार्ड पर आधारित होता है, ठीक है। तो पहला सही और दूसरा गलत है, तो कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर है। मतलब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, ठीक, सी बन जाएगा। देखिए रेइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है, लेकिन इसमें सुपरवाइज लेबल डेटा नहीं होता है, बल्कि एजेंट को रिवार्ड या पनिशमेंट मिलते हैं, है ना, इस पर आधारित होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 कह रहा कि CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इमेज के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। अभी आपको ऊपर बताए थे ये इमेज को पहचानता है, ठीक है, और वीडियो को भी एनालिसिस करता है, बात सही है। कह रहा कि CNS में फीचर्स एक्सट्रैक्शन के लिए रिकरेंट लूप का प्रयोग होता है, क्या बात सही है? तो पहला तो सही है और दूसरा क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। पहला सही है और रीजन क्या है, गलत है। देखिए क्यों गलत है। CNN डेटा के स्पाइटल फीचर को पहचानने में प्रभावी होता है, लेकिन वह रिकरेंट लूप मतलब जो RNN में होते का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। इस एल्गोरिथम का प्रयोग ये नहीं करता है, ठीक है। और असर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्टेटमेंट मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर फिटिंग तब होता है जब कोई मॉडल्स बहुत अधिक जनरलाइज हो जाता है। अभी आप ये भी पढ़े हैं। इस प्रकार से देखिए सेशन बेस्ड क्वेश्चन रखा गया था कि आप सब लिंक कर सके क्वेश्चन से, ठीक है। ये अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये तो बात सही है। इसमें हमको बताए थे ये तो बहुत ट्रेंड डेटा पर बहुत अधिक सीख लेता है, लेकिन जब नया डेटा की बात आती है ना तो उस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, और इसी को बोला जाता है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग में मॉडल ट्रेनिंग डेटा के साथ साथ नॉइस को भी सीख लेता है, बिल्कुल बात सही है ना। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है। कह रहा कि ओवर फिटिंग में ट्रेनिंग डेटा के साथ साथ ट्रेनिंग डेटा तो सीखता है, लेकिन ये जो कह रहा कि नॉइस को भी सीख लेता है, ये नहीं कर पाता। तो कौन सा सही हो, मिस्टेक देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा। मिस्टेक क्या है, ओवर फिटिंग तब होता है जब कोई मॉडल्स बहुत अधिक जनरलाइज हो जाता है, क्या बात सही है। देखिए ओवर फिटिंग में आपको क्या बताए थे कि जो ट्रेनिंग डेटा होता है ना उस पर ये अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, लेकिन जब नए डेटा की बात आती है तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो जनरलाइज की बात कर रहा है, जब कोई मॉडल बहुत अधिक जनरलाइज होता तब ये उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। और दूसरा रीजन पहले सही बताए थे तो सही है ना। ओवर फिटिंग में मॉडल ट्रेनिंग के साथ साथ नॉइस को भी सीख लेता है, तो बात सही है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, कन्फ्यूजन हो गया था, है ना। तो यहाँ केवल आर सही, आर मतलब असर, आर मतलब रीजन, है ना। तो डी ऑप्शन बन जाएगा सही, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर फिटिंग तब होता है जब मॉडल बहुत अधिक स्पेसिफिक हो जाता है और सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा काम करता है। ध्यान देना, केवल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा काम करता है, इसका मतलब कि जनरलाइज नहीं होता है ना। जनरलाइज क्यों नहीं होता, क्योंकि ये केवल ट्रेनिंग डेटा पर और सब डेटा पर थोड़ी नहीं काम कर पाता है, ठीक है, इसलिए असर्शन गलत है। OSI मॉडल की देखिए, OSI मॉडल से क्वेश्चन है। OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट में तोड़ती है और एंड टू एंड कनेक्शन प्रदान करती है। अच्छा, OSI मॉडल को जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, इसे बोलते हैं हर्ट ऑफ OSI, ठीक है। तो पहला तो सही था। अच्छा, इसमें बताना ना, ये तो बात सही है। OSI मॉडल की इसी पर तो प्रयोग किया जाता है, TLS का प्रयोग किया जाता है ना। तो स्टेटमेंट आपका पहला सही है। OSI मॉडल की प्रेजेंटेशनल लेयर फिजिकल एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार नहीं, प्रेजेंटेशन जो लेयर होता है फिजिकल के लिए नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। OSI मॉडल की जो ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, सेगमेंटेशन और एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो याद कर लीजिए, एक काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, जबकि फिजिकल एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर का काम होता है। फिजिकल एड्रेसिंग कौन करता है, डेटा लिंक लेयर, न कि प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ईमेल के प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है। कह रहा कि ये SMTP प्रोटोकॉल मुख्यतः ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IMAP प्रोटोकॉल केवल ईमेल को डिलीट करने के लिए प्रयोग नहीं, एक काम इसका नहीं होता है। एक काम होता है POP3 का, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ईमेल क्या होता है, सर्वर पर रखता है और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जबकि POP3 क्या करता है, इसको डाउनलोड कर देता है फिर सर्वर से डिलीट कर देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, तो केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक है।
देखिए कि SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग होता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, का प्रयोग ईमेल को सर्वर से पढ़ने और ऑर्गेनाइज करने और मैनेज करने के लिए होता है, जबकि जो सर्वर से डिलीट करने का काम कौन करता है, POP3, है ना, आपको अभी बताए हैं। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, एक्सेल से कह रहा कि एक्सेल में काउंटिंग फंक्शन किसी विशेष कंडीशन को सेटिस्फाइज करने वाले सेल्स की संख्या को गिनता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग फंक्शन केवल खाली, जिसको बोलते हैं ब्लैंक सेल को काउंट करता नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखिए, काउंट इफ फंक्शन किसी दिए गए कंडीशन के अनुसार सेल्स की संख्या को काउंट करता है। जैसे मतलब जो इक्वल होता है, ग्रेटर 10, इक्वल या यस आदि के आधार पर ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है जब तक ऐसा कंडीशन ना दिया गया। मतलब जब इसमें कंडीशन दिया जाएगा तब उसको काउंट कर लेगा ना। नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा कि IPv4 IPv6 की तुलना में अधिक एड्रेसिंग स्पेस है। देखिए, जो IPv6 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv4 का एक नया वर्जन है, ठीक है। और IPv6 128 बिट का प्रयोग करता है, जबकि IPv4 32 बिट का। कह रहा कि IPv6 32 बिट एड्रेसिंग का प्रयोग करता नहीं, IPv6 128 और IPv4 32। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि IPv6 128 बिट एड्रेसिंग का प्रयोग करता है, जबकि IPv4 32 बिट एड्रेसिंग से कहीं अधिक एड्रेस स्पेस प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, अगला है, ये मिस्टेक हो गया नंबर। कह रहा कि राउटर नेटवर्क के दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और IP एड्रेस के आधार पर डेटा को भेजता है। बात सही है? बिल्कुल बात सही है ना। ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। स्विच केवल सिग्नल नेटवर्क सेगमेंट पर काम करता है और डेटा को मैक एड्रेस के आधार पर भेजता है। क्या बात सही है जी? ये भी बात सही, बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ लग गया इसलिए आप डाउट में चले जाएंगे। हाँ, केवल लगा, थोड़ा सा कुछ सोचना विचारना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन दोनों सही है और दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। दोनों सही लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए कि जो राउटर IP एड्रेस के आधार पर पैकेट राउटिंग करता है और अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जबकि स्विच मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को फॉरवर्डिंग करता है, लेकिन ये राउटर के कार्यों की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप सब यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे भी हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।